हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैक के द्वारा दिए गए जो मॉडल सेट 5 मॉडल सेट जो दिए हुए हैं, जिनमें से पहला मॉडल सेट का हम सॉल्व करके इनका वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप लोग इस वीडियो में आप देखेंगे मॉडल सेट 4 को। ठीक है, ऐसे हम आप लोगों को बता दें 2, 3, 5 वो बनेगा। तो जिस तरह से हमको मॉडल सेट हाथ में लगते हैं उसी तरह से हम आपको बना के देते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे मॉडल सेट 4 का। और आपको सूचना तो पहले भी बता चुके हैं, जो जो मॉडल सेट सॉल्व पेपर नहीं लिए हैं वो आप जनता पुटी सेट में वहां पर दे दिए हैं, वहां पर हम सॉल्व करके आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मॉडल सेट 4 के बारे में। तो जैक के द्वारा दिया हुआ जो है, यानी कि जो एग्जाम 2021-22 का होगा, मतलब एग्जाम आपका 2021 में ही होगा लेकिन आपका कंप्लीट 22 में होगा उनके लिए। तो ये जो मॉडल सेट है 4, ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिनमें आप सभी इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला नंबर कि आप जो मॉडल सेट लिए हुए हैं और सब्जेक्ट का, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, जरूरी बात उनमें यह है कि आप उनका आंसर सही लीजिए। जिन किसी भी टीचर से आप लेते हैं तो सर को समय दीजिए कि नहीं, आप इनको स्थिर से होकर इनको बनाइए और तब हमको दीजिए, है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता हो थोड़ा ध्यान ना दो तो क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पेचीला घुमा घुमा के दिया गया, बायोलॉजी में देखकर हम बता रहे इस तरह से है, तो उसमें मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक में आपका वो एक क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाएगा 1 नंबर, है ना। तो इसीलिए आप जो है सही आंसर लेकर उनको पढ़िए। हम आपको पहले भी बोले हैं कि आपको 40 में 40 अंक अगर उठाना है तो जैक मॉडल सेट जो 5 मॉडल सेट दिया, 5 मॉडल सेट को अच्छा से पढ़ तैयारी कर लीजिए। दूसरा, हम जो अपना बुक दिए हुए हैं जिसमें 10 मॉडल सेट आपको दिया गया है, अपना बुक के अंदर में उस 10 मॉडल सेट में क्या निचोड़ आपको दिए हैं वो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो उनको पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो गारंटी है ना। उन्हीं में से आपका 40 में 40 रहेगा। चलिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मॉडल सेट पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप लोगों को हम अपना रूल के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि आप सभी जब भी मॉडल सेट को, ये मतलब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उस समय मॉडल सेट को अपने हाथ में रख लीजिए, जिनसे क्या होगा आप हम बताते चले जाएंगे, आपको समझने में आसानी हो। अगर कॉपी लेकर बैठे तो और मजा आएगा, क्या क्या कर रहे हैं वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए तो आज हम पहला क्वेश्चन जो बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन में कहता क्या है कि प्रत्येक अंडाशय जुड़े होते हैं। कह रहा है आपको सवाल में कि अंडाशय, ये ओवरी जो जुड़ा हुआ रहता है आखिर किससे, आखिर जो ओवरी कनेक्टेड रहता है किससे कनेक्ट रहता है ना, तो उसी के बारे में बात में। तो पहले आप चित्र को पहले देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है। देखिए, ये मादा जनन अंग का जो है, मतलब मानव के जो मादा जनन अंग जो है उसी के हम डायग्राम बना रहे हैं। बस केवल जो जरूरी चीजें हैं हमको वो समझना है जो हमारे लिए जरूरी है। इनसे चित्र के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए ढंग से बना देते हैं जिनसे आपको समझने में आसान हो। देखिए, ये जो चीजें अब जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझना होगा जरा ध्यान से। देखिए, चित्र में आप देख पा रहे हैं ये अंडाशय है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मादा में जो अंडाशय वो एक पेयर रहता है, मतलब वन पेयर, जिसको आप एक जोड़ा बोल सकते हैं। तो 1 और 1 2, ये जो गोलाकार जो दिख रहा है आपको अंडाकार का, यही इसी का नाम है ओवरी, जिसको आप साफ शब्दों में अंडाशय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अंडाशय केवल फीमेल में होते, मेल में नहीं होते हैं, ये सब आप ध्यान रहे हैं। तो ये अंडाशय जुड़ा किनसे है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्या
ये फिमरी से जुड़ा हुआ है ना, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, ये वेजिना से जुड़ा हुआ है, ये वेजाइना हो गया, इनसे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखिए ऐसे इस तरह का रचना है, इससे जुड़ा हुआ है ना, ये रचना जो है ये आपको दिख रहा है, ये इनसे जुड़ा हुआ है। इसी को कहा जाता है, इसी को पेल्विक वॉल कहते हैं, इसको पेल्विक वॉल, है ना। मतलब इनके द्वारा ये क्या होता है, इनसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये इनको पकड़ के रखते हैं, इनको इससे जोड़ के रखते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं श्रोणी भित्ति, श्रोणी हिंदी में, हिंदी इसको क्या कहते हैं, श्रोणी, श्रोणी भित्ति, ऐसा इसका हिंदी होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिए। पेल्विक है ना, ये जो है ये पेल्विक वॉल है, इसी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन है पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस, तो ये गर्भाशय है, ये पूरा क्या है, यूट्रस, जिसको आप साफ शब्दों में गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है पेल्विक वॉल, और इनसे जुड़ा हुआ रहता है क्या, यहाँ पर अंडाशय, तो इसी से दोनों तरफ सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये इनसे, ऑप्शन बी में कहता है फेलोपियन ट्यूब से, ये जो पाइप नुमा रचना दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इसी का नाम है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, इसी को कहते हैं अंडवाहिनी, ठीक है। तो कह रहा आपको कि फेलोपियन ट्यूब से अगला फुंडूस से, ये है, ये जो दिखाई दे रहा है अंगुली की तरफ तीन हुए दिख रहा है, ये तीन नहीं बहुत सारा रहता है ना, इस अंगुली की रचना को कहते हैं फिमरी या फुंडूस, जो अंगुली की तरह जो रचना हुआ रहता है, सॉरी फुंडूस, सॉरी इसको फिमरी कहते हैं, इसका नाम है फिमरी, इसका नाम है फिमरी, फुंडूस यहाँ है, ये ऊपर में, इसे ये जो ऊपरला भाग दिख रहा है इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी, बॉडी, इसको, इसी को फुंडूस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनसे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ये कहां जुड़ा हुआ रहता है, ये तो पेल्विक श्रोणी से, भित्ति से आप बोल सकते हैं, तो इसका मदद करने वाले कौन है, गर्भाशय, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पहला पेल्विक मतलब श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से, ऑप्शन बी अंडवाहिनी नलिका से, ऑप्शन सी गर्भाशय गुदन, उसी को फुंडूस जो बोले, और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से सभी। तो कौन है, तो आपको बता दें ये है पेल्विक वॉल यानी श्रोणी भित्ति एंड गर्भाशय, यूट्रस जिसको बोले। तो इसका 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ये जो है श्रोणी भित्ति एवं किससे जुड़ा हुआ रहता है, गर्भाशय से। चलिए, तो आपको ये बता दिया, ये जो अंडाशय जुड़ा होता है किससे, तो पेल्विक वॉल से, और किससे, तो गर्भाशय, वही बोले पेल्विक वॉल और यूट्रस, श्रोणी भित्ति एवं गर्भाशय से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अंडाशय इस तरफ भी, इस तरफ भी, दोनों तरफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए अगला आप ले चले आपको अगला क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समझिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता क्या कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। कहता कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमीट इज कॉल्ड, कह रहा है आपको कि परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया स्पर्मेटोजेनेसिस, हिंदी में शुक्राणु जनन या तो शुक्र जनन कहते हैं। ऑप्शन बी कहता है स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। ऑप्शन सी ऊजेनेसिस यानी अंड जनन, या तो डी नंबर में कहते हैं गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। तो हम आपको बता दें एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, तो जब मादा युग्मक बनती है तो मादा युग्मक बनने की क्रिया को कहा जाता है ऊजेनेसिस, क्योंकि मादा में हो रहा है। तो मादा में क्या होता है, ऊजेनेसिस। देखिए आपको बता दें कि जो गेमेटोजेनेसिस होते हैं वो 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा ऐसा, तो समझना बहुत जरूरी है। हम बोले आपको क्या कि गेमेटोजेनेसिस, इसी को हिंदी में कहता है युग्मक जनन। ध्यान दीजिए, युग्मक जनन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इसी को बोले तो साफ शब्द में शुक्राणु जनन। और
और दूसरा जो होता है वो है oogenesis। oogenesis इसी को कहता है अंडाणुजनन। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होते हैं, ठीक है, चाहे वो मानव में लड़का हो जाए, जानवर में जो मेल पार्ट सब मेल वाले मेल जो होंगे वो सब। और oogenesis किस में होता है? फीमेल में होते हैं, मतलब मादा, ये मेल मतलब नर, ठीक है। तो oogenesis किस में होता है? तो मादा में होता है। तो वही सवाल कर रहे हैं आपसे कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मादा युग्मक है ना, तो मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? oogenesis। यानी क्या? ये जो oogenesis होगा, अंडाणुजनन होगा, तो ये इस बनने की वही बोला कि ये जो गेमेटोजेनेसिस दो भाग में बटा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा, और oogenesis में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का जनन होगा। तो ये किसमें होता है? लड़की में होता है, वही मादा में होता है। तो वही आपको सवाल क्या था, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्या बोलेंगे? oogenesis। क्या कहलाता है? वो oogenesis कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, oogenesis, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 3 को जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग किस नाम से जाना जाता है? इसको समझने के लिए फिर डायग्राम की जरूरत है, क्योंकि बिना डायग्राम का आप समझ नहीं सकते इनको। देखिए, जरूरी इन बातों पर होता है कि आपने क्या पढ़ा वो हम मायने नहीं रख रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम आपको कितना समझा पा रहे हैं, कितना दे पा रहे हैं, वो जरूरी है। आइए देखिए, तो ये सब चीज है कि क्लास टाइम में आप जब पढ़े होंगे ना तो ये सॉल्व होते चला जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दिया या तो फिर समझ नहीं पाए, या तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं, तो उनमें थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ये डायग्राम बना रहे हैं, अंडाशय का ही बना रहे हैं। जो हम आपको अभी चित्र में जो पहला क्वेश्चन में चित्र बनाया था अंडाशय, उसी अंडाशय को हम यहाँ पर थोड़ा सा आकार में बड़ा कर दे रहे हैं, जिनसे यहाँ पर जो चीजें बताने जा रहे हैं वो समझने के लिए वो चीजों का होना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ये अंडाशय बना दिए, और ये जो है ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये ऐसे बना दिया ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल होगी जिसको आप रक्त वाहिनी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर बहुत सारा जो है बोल सकते हैं ये सब चीजें जिनमें आपका क्वेश्चन और भी सॉल्व होगा, हम आपको बता दें। ये अंडाणु जो है ओवम जो है बनना शुरू, जो जेनेसिस की क्रिया तब से शुरू हो जाता है जब छोटा बच्चा माँ के पेट में ही रहता है, मतलब भ्रूण की अवस्था में रहता है। एक लड़की जब माँ के पेट में गर्भ में जब रहते हैं, तो जब उस समय उनकी शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो उसी टाइम से वो जेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस जेनेसिस की प्रक्रिया मतलब क्या, उनके लिए तैयार होना, सब कुछ शुरू उसी टाइम से, भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाती है। ये जानकर बात हैरानी होगी कि बहुत सारे अनजान हैं इनसे कि वो उसको नहीं पता कि कब होता है, लेकिन आपको हम बता दें कि बच्चे में जो अंडाणु का जो निर्माण होती है वो भ्रूणीय अवस्था से ही बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो एग्जैक्ट उस बच्चे के जन्म होने के 12 से 13 साल तक में, 12 से 13 साल जैसे ही उम्र होगा, तब वो अंडाशय से बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए, मतलब उस अवस्था से अब वो मां बन सकती है, सही, तो वही बोल रहे हैं आपको। तो ये रक्त वाली, इसको ब्लड वेसल कहते हैं, ठीक है। यहाँ छोटा छोटा बहुत सारे जो है खाली गेंद के तरह की रचना रहता है, जिसे फॉलिक्यूल कहते हैं। आप एक शब्द में इसको कुपिका बोल सकते हैं ना, हिंदी में कुपिका और अंग्रेजी में फॉलिक्यूल कहते हैं। बहुत सारे फॉलिक्यूल रहते हैं, इसको बोले तो सैकड़ों हजारों की संख्या में खाली फॉलिक्यूल रहता है, जिसमें से 1-2 ऐसा फॉलिक्यूल होता है जो जिसमें ये अंडाणु का जो 1-2 ऐसा फॉलिक्यूल रहता है जो स्ट्रांग होता है, जो है क्या कहता है, अंडाणु को बनाने की क्षमता रखता है। उन्हीं में से एक जो है वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बनाए, देखिए ये तो पहला जो बना इसी को कहते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल, मतलब फर्स्ट है, तो इसी को कहते हैं प्राइमरी, यानी प्राथमिक पूटक। अब ये दूसरा हो गया,
थोड़ा उसे साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिनसे आपको समझने में आसानी होगा। देखिए ये दूसरा हो गया, तो इसको बोल सकते हैं द्वितीयक पुटक, है ना, सेकेंडरी। तो आप इसको द्वितीयक पुटक बोल सकते हैं, द्वितीयक। अब इसको प्राइमरी फॉलिकल, फिर आप बोल दी ये द्वितीयक पुटक, आप इसको बोल सकते हैं SF, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये यहां पर तीसरा, थोड़ा इनसे और बड़ा होगा, तो ये होगा इस तरह से। यहां पर अब इसको बनना धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया टर्सरी फॉलिकल, यानी तृतीयक पुटक, समझते जाइएगा। इसी को आप टर्सरी फॉलिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और आखिरकार में यहां पर एक बहुत बड़ा इस तरह से, है ना, आपको इस तरह से बनेंगे, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसी का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो बीच में जो एकदम पूरा जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा जैसा, यही अंडाणु है जो बीच में यहाँ पर है। तो ये जो हम चित्र बनाए, ये है जो चित्र बनाया हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ये इसका नाम ही है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक। इसको बोर्ड एग्जाम, जैक बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था चित्र बनाने के लिए, लेकिन अभी ये तो ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल है, समझिए इनको, बहुत जरूरी जो चीजें हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल से अब जो होने वाला है, यहां पर अंडाणु अब परिपक्व होने वाला है। यहां पर ये अंडाणु एकदम अब मैच्योर्ड होने ही वाले हैं, मतलब अब हो गया, यहां पर ये मैच्योर्ड हो गया। मैच्योर्ड होने के बाद ये अंडाणु जो है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो दिख रहा है, ये भी फटेंगे, और साथ में ये जो अंडाशय, ये जो अंडाशय जो है, ओवरी का जो दीवार है, ये भी टूटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब जो होने वाले वो चीज दर्शा रहे हैं जो अब आगे होने वाला है। देखिए वही चीज दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। यहाँ पर ये अंडाशय का दीवार क्या होगा, फट जाएगा, दीवार फट जाएगा। और यहाँ से ये अंडाणु जो है, अब ये नीचे तरफ आना शुरू हो गया। ये जो बीच में था ना, ये अंडाणु बाहर हो रहा है, ये बाहर हो जाएगा। यही है ओवम, जिसको आप बोल सकते हैं अंडाणु, ठीक है। अब जो ये निकलने के बाद, ये ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु जब बाहर निकल गया, तो यहाँ शेष भाग कुछ बचा ना, ये शेष भाग, ये जो शेष भाग जो बचा हुआ है, यही शेष भाग फिर आगे जाएगा। फिर ये अब सूखा टाइप का हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम, ये इसमें कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ढीलापन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये यही तो चीज आगे दर्शाया आपको। तो इसी का ही नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, इसी का ही नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये हम आपको ऊपर दर्शा दें ताकि आपको दिखे, है ना। तो इसी का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, ये दोनों का कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसी का नाम। ये शेष बचा हुआ, यहां से निकलने के बाद अंडाणु जब बाहर निकल जाएंगे, अंडाणु बाहर निकल गया तो जो खाली खोखला, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप जैसे मुर्गी के जो अंडे हैं, वो अंडे में क्या कहते हैं, अंडे के अंदर में भ्रूण रहता है, और भ्रूण आगे चलकर फिर बड़ा होकर एक छोटा बच्चा बन जाएगा। अब फिर वो अंडे फटेंगे और छोटा बच्चा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बाहर निकलने के बाद केवल जो कवच बचा ना, कवच, अंडे का जो व्हाइट कलर का जो कवच बचा, वो केवल जो कवच बचा, वो हम लोग उसको कवच बोलते हैं। लेकिन उसी तरह जब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल से, मतलब ग्राफियन फॉलिकल समझ लीजिए अंडा, और इसके अंदर जो अंडाणु मतलब समझिए चूजा, वो चूजा बाहर निकल गया, तो खाली इसका खोल चारों तरफ का बचेगा। इस खाली खोल को ही कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इस खाली खोल को, जिस तरह अंडे से जब चूजा बाहर निकल जाता है तो खाली खोल बचता है ना, कवच बचता है ना, वो कवच हो गया। तो इसी का वो खाली नाम, इसी को खाली वो कवच, उस कवच बोलेंगे, इधर इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम,
ठीक है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा आपको कि अंडोत्सर्ग के बाद ये जो यहाँ जो ये ग्राफियन फॉलिकल से जो अंडाणु निकल गया, मतलब ये अंडाशय से जो अंडाणु बाहर निकल गया, इसी क्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, ये अंडाणु जो बाहर निकल गया इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, या तो इसी को क्या कहता है, ओव्यूलेशन। तो कहते हैं आपको कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पूटक, ये ग्राफी पूटक था, ये ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफी पूटक का शेष बचा, ये जो शेष बचा हुआ भाग है, शेष बचा हुआ भाग किस नाम से जाना जाता है, इस शेष बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपको ऑप्शन में ए में दिया है, ऑप्शन ए प्राइमरी फॉलिकल, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी कॉर्पस एल्विकेनस, ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, हिंदी में पीत पिंड कहते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस ल्यूटियम, ये। ठीक है, चलिए अब इनको जरा मिटा दें, ये तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए, देखिए दरअसल हुआ क्या, मेरा हाथ में मॉडल शीट थोड़ी पकड़ा गया, इसीलिए इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। आपको वो भी तैयार हो जाएगा, उसके लिए बिंदास रहिए। चल आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि मादा में अंडजनन की शुरुआत कब होती है। देखिए अभी तुरंत अभी आपको हम बताए थे ये चीजों को। तो कहता है कि oogenesis की क्रिया कब शुरुआत होता है, आपको बता ही दिए कि जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उस गर्भ में वो लड़की है, तो उनमें उस समय से, जब वो भ्रूणीय अवस्था में, उस समय से उनके अंदर जो है oogenesis की फॉर्मेशन जो है वहां से उनका काम शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया भ्रूणीय विकास के दौरान, ऑप्शन बी 12 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी 14 वर्षों के बाद, ऑप्शन डी 7 वर्षों के बाद। कब से शुरू हो जाती है, तो ये भ्रूणीय विकास के दौरान से ही होती है। तो 4 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 4 का आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में कहता है कि अंतरोपण, उसी को अंग्रेजी में इम्प्लांटेशन कहते हैं। हाँ, उसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों संलयन होंगे तो उसके उपरांत युग्मनज का निर्माण होगा, जिसको अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। ठीक है, तो वो युग्मनज बनेगा, वो युग्मनज गर्भाशय में स्थापित होगा। गर्भाशय में क्या होगा, स्थापित। तो गर्भाशय में जाके जब जुड़ेगा या स्थापित होगा, इसी क्रिया को अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। हाँ, ठीक है, हम एक बार फिर से हम बोले, हम आपको इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब शुक्राणु अंडाणु जब संलयन हो जाते हैं, तो शुक्राणु अंडाणु जब संलयन होते हैं तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो वो निषेचन के बाद जो है वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, वो शुक्राणु अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करेगा, तो वो जायगोट का निर्माण करेगा, युग्मनज का। और वो युग्मनज गर्भाशय में जाके, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार उससे जाके चिपक जाएगा। इसी घटना को कहा जाता है अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। तो कहता है कि अंतरोपण की प्रक्रिया संबंधित है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू, है ना, मतलब वो किससे संबंधित है। अब ऑप्शन बोल रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए कोरकपुटी, मतलब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कहते हैं, तो कोरकपुटी का गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापन, क्या बोले, जैक बोर्ड इतना खतरनाक सब हिंदी लिखा हुआ है कि अच्छा का खोपड़ी उड़ जाएगा। ये कोरकपुटी है ना। देखिए ये बात जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। कोरकपुटी कहते हैं, कोरकपुटी को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट, ज्यादातर जगहों पर ब्लास्टोसिस्ट ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये कोरकपुटी को शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब ये हुआ कि युग्मनज बना, तो युग्मनज के बनने के बाद वहां पर सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना, इस तरह से। मतलब हम ये कह रहे हैं, देखिए यहां पर ये अंडाणु है,
ओवम, और यहाँ पर इस पर में ये दोनों संलयन हो जाएंगे। संलयन के बाद ये युग्मनज बन गया, है ना, ये युग्मनज बन गया। और ये युग्मनज आप ग्रोथ करेगा ना, तो यहाँ पर 1 से है तो 2 सेल होगा अंदर में, फिर 2 से 4 होगा, फिर ये 4 से 8 होगा, है ना, फिर 8 से फिर 16 होगा, तो इस तरह संख्या लिखते 16, 16 से फिर 32 होगा, 32 से फिर 64 होगा, इस तरह बनेंगे ना। तो इस तरह जो बनते चला जाएगा। ये इसके अंदर जो सेल है, इस सेल के अंदर जो ये इसके अंदर ये खोखला के अंदर जो ये सेल दिखाई दे रहा है, इसका नाम ब्लास्टोमियर है ना, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ये जब आगे चलकर ये गोलाकार जब बन जाएंगे, जो गर्भाशय में जाके स्थापित होगा, गर्भाशय में जाके जुड़ेगा जाके, तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसी को हिंदी में कहते हैं कोरक पुटक, कोरकपुटी, कोरकपुटकी, कोरकपुटी, कोरकपुटी, है ना। अभी तो पहला बोला ऑप्शन में कि ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशयीय अंत स्तर में अंत स्थापन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कहता है कि ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय पेशी स्तर में अंत स्थापन। ऑप्शन सी में कहता है कि गर्भाशय का ब्लास्टोसिस्ट का परिगर्भाशय में स्थापन। ऑप्शन डी में कहता है भ्रूण का निर्माण। अब यहाँ पर जो इन सब चीजों का इन्होंने जो नाम लिया, उनको थोड़ा आपको समझना होगा चित्र के माध्यम से, क्योंकि इनके बिना आप समझ नहीं सकते हैं। हम जैसे कि हम आपको पहले बता देते हैं कि यहां पर देखिए, ये फिलिपियन ट्यूब से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजों से मतलब नहीं। हाँ देखिए, ये गर्भाशय का दीवार है, तो एक दीवार आपका, एक दीवार ये हुआ, 2 दीवार हुआ, और तीसरा दीवार यहां पर देखिए बना रहे हैं, देख सकते हैं, देखिए 3 दीवार है। तो बाहर वाले जो दीवार है इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। अंग्रेजी में सुंदर शब्द है वो, ये बीच लाइन जो है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो अंदर वाले जो दिख रहा है, ये अंदर वाले जो झालर के तरह जो दिख रहा है, ये अंदर वाले, है ना, ये अंदर वाले जो झालर के दिख रहा है, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। हम आपको बता, अंतरोपण में जो ब्लास्टोसिस्ट आके जो चिपकेगा, इसी दीवार पर चिपकेगा, ये दीवार कहीं पर, इसी पर। तो ये जो अंदर वाले जो दीवार है, इसी आके ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आके यहाँ पर लगेगा। तो किनसे जुड़ेगा? तो इंडोमेट्रियम से, ये इनसे जुड़ेगा, है ना। तो इसी तरह आपको ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन में बोला क्या कि ये इंडोमेट्रियम से जुड़ती है, ऑप्शन बी में दिया है मायोमेट्रियम में जाके जुड़ती है, ऑप्शन सी में दिया है पेरीमेट्रियम में जुड़ती है, ऑप्शन डी में कहता है कि भ्रूण का विकास है। मतलब आपको ऑप्शन में दिया है कि ये क्या है, तो भ्रूण का विकास है, तो भ्रूण का निर्माण है ना, तो वो कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, तो ये कहां पर स्थापित होती है, तो इंडोमेट्रियम में होता है, या मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, तो कहां होता है, इंडोमेट्रियम में जाके होता है, यहाँ पर, यानी कि जो अंदर वाली दीवार वहां पर जाके चिपकता है, उसको अंतरोपण बोलते हैं। तो 5 नंबर जो है, 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में कहता है कि ऑक्सीटोसिन सहायक होती है। ऑक्सीटोसिन जो होती है, जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, तो ये ऑक्सीटोसिन किसके लिए सहायक होता है? ऑप्शन ए में कहा इन यूटेरिन कंट्रैक्शन एंड पार्ट्यूरिशन, कहता है कि गर्भाशय संकुचन तथा शिशु जन्म में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कहता है इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, कहता है गर्भाशय को जारी रखने में। ऑप्शन सी में मिल्क सिंथेसिस, मतलब दुग्ध निर्माण करने में। और ऑप्शन डी में ऑल, मतलब सभी। आपको हम बता दें, ऑक्सीटोसिन जो महिलाओं में जो मदद करता है, वो मदद करता है
कि छोटे बच्चे को जन्म देने में, मतलब ये गर्भाशय में संकुचन ला देता है, संकुचन प्रसारण गर्भाशय में। तो संकुचन प्रसारण की वजह से छोटा बच्चा मां के शरीर से बाहर निकल जाता है ना। तो गर्भाशय में जब संकुचन होगा तो छोटा बच्चा मां के शरीर से बाहर निकलेगा, मतलब गर्भाशय से होते हुए, गर्भाशय होते भेजना, भेजना से होते हुए बाहर। तो मां के शरीर से छोटा बच्चा जब बाहर निकलते, इस क्रिया को प्रसव या पार्ट्यूरेशन कहते हैं, ठीक है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो आपको वही बोला गया। तो आपको बोला ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, तो गर्भाशय का संकुचन करना, और उसके बाद क्या, तो संकुचन होगा तो छोटा बच्चा जाहिर है बात वो बाहर निकलेगा, और उसी क्रिया को क्या कहता है, प्रसव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जैसा कि हम आपको बताते हैं, गर्भाशय को सगर्भता को यानी प्रेगनेंसी को जो मेंटेन रखता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो उनको मेंटेन रखता है। मिल्क सिंथेसिस का प्रोलैक्टिन का काम है, ठीक है। तो इसमें ऑल नहीं होगा, सभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो अपलोड अभी होगा आपके यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे टीचर होगा जो कि ध्यान ज्यादा, हम ये नहीं कहते उसको नॉलेज है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां उसको मिस्टेक कर देगा और फिर आप उनमें गलत आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दिए ये सारा चीज में कि ये जो प्रेगनेंसी जो मेंटेन करेगा वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए मदद करता है, वो मिल्क सिंथेसिस जो है वो निर्माण जो करता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करती है ना। मेमोरी ग्लैंड में जो रहते हैं, और ऑल ऑफ सभी, इसमें ऑल नहीं होगा, सभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए, तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर ले। 7 नंबर में कहता है वही चलिए 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहता है कि ऑक्सीटोसिन का शराब, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा कि ऑक्सीटोसिन का मतलब किसके लिए सहायक है, क्या मदद करती है। अब ये सवाल पूछा है कि ऑक्सीटोसिन का शराब निम्न में से किसके द्वारा होता है। वही कहता है ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय, है ना। तो कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन का शराब निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो आपको बता दी, केवल खोपड़िया में याद रखिए। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब पीयूष ग्रंथि स्रावित होती है। यहाँ ऑप्शन में दिया है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज अग्नाशय, थाइमस से, किन से। तो आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। आपको बता दें ऑक्सीटोसिन हमारे भी शरीर में निर्माण होती है। हाँ, तो हमारे शरीर में ये स्रावित कब होता है, जब सेक्स के दौरान या तो फिर हस्तमैथुन के दौरान, जब आपके शरीर से जब वीर्य बाहर निकलते हैं, जब सीमेन बाहर निकलते हैं, सीमेन बाहर निकलने के बाद आपको एक रिलैक्स फील होता है ना, एक अनुभव होता है, मतलब एक आनंदमय महसूस होती है, वो रिलैक्स देने वाला ये ऑक्सीटोसिन ही है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है आपको कि ऑक्सीटोसिन का शराब निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो ऑक्सीटोसिन जो शराब होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ऑक्सीटोसिन शराब होती है पिट्यूटरी यानी फ्यूज ग्रंथि से, ठीक है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या क्वेश्चन में कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर कहता है कि सहज प्रतिरक्षा यानी इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं सहज प्रतिरक्षा निम्न में से किसका उदाहरण है। नॉन स्पेसिफिक टाइप मतलब अविशिष्ट, ऑप्शन बी पैथोजेन स्पेसिफिक मतलब रोगजनक विशिष्ट, ऑप्शन सी में फास्ट रिस्पॉन्स मतलब तीव्र प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप होते हैं, मतलब ये अविशिष्ट है, ठीक है। याद रखिएगा इन चीजों को। 8 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, 8 का। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, इसमें पीछे कोई लॉजिक नहीं है जो कि आपको हम समझाए। ये आप याद रखिएगा कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, हम आपको बताएं बायोलॉजी में जो मतलब जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिया गया है जो कि कंपटीशन हो गया। हम जो कंपटीशन के जो एग्जाम दिए उसमें हम देखे हुए इस ढंग से रहता है। हम आपको बता दें कि हम एक बार यूपीएससी का एग्जाम देने गए हुए थे, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था।
मतलब इस तरह का मतलब क्या, इनमें कौन सा कथन और सत्य, आपको 4 ऑप्शन लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा देगा, आप उसको पढ़िए, आप उसके बाद में पूरा डीपली नॉलेज होने के बाद आप मार सकते हैं। ऐसे हल्का फुल्का आप पढ़ ले, उसको कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, है ना। उसमें हम यही चीज देखें, उसका सार चीज कहना है कि बाबू अगर आपको ये चीज करना है तो इनमें उतर, इनको पूरा गहराई में चल, तब आप समझ पाइएगा, इतना ही। ठीक वही चीज ये इनमें कर दिया है। आपको बता दें सीटेट का अगर एग्जाम अगर तैयारी अगर बच्चे सब कर रहे हैं, आपके सीनियर भैया सब, तो उनसे आप जरा उनका क्वेश्चन देखिएगा, एकदम जस्ट ऐसे ही कमाल है ना। मतलब इतना कर दिया है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कितना ज्यादा ये करने का क्या जरूरत था। अरे जिस तरह से और अदर सब्जेक्ट में दिया उसी तरह से देना चाहिए, इतना हार्ड करने का क्या जरूरत है इस तरह से। चलिए देखिए, तो आप क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब पहले सुन लीजिए, अब ऑप्शन क्या कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रिया बहुत तीव्र होती है। सवाल दिया आपको, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए, प्राथमिक अनुक्रिया बहुत तीव्र होती है। जैसा कि प्राथमिक अनुक्रिया के बारे में आपको पहले भी बता चुके थे कि जब हम लोगों के शरीर में पहली बार कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करती है, पहली बार, उदाहरण के तौर पर 2019 के समय में कोरोना वायरस आया, ये वायरस हमारे शरीर, ये पहली बार है, पहली बार इनको जान रहे हैं हम लोग, पहली बार ये पहला ही वायरस ही हुआ, मतलब ये वायरस है जो शरीर, मतलब पहली बार इनसे भेंट हो रहा है हम लोगों का। तो ये वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश हुआ पहली बार, और जब उस वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी उनपे जब काम करेंगे तो वो बहुत धीमी होता है, तीव्र नहीं होता है, वो बहुत धीमी, धीरे धीरे उनसे लड़ पाता है, उसमें भी हार जाता है। कितनी की क्या लाखों की संख्या में तो मृत्यु हो चुका है, लड़ा, लेकिन हमारी एंटीबॉडी उनसे सक नहीं पाया, मतलब उनसे लड़कर जीत नहीं पाया और हम लोग मृत्यु हो गई, है ना। देखिए कितनी सहज वाली बात है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, बीमारियों से लड़कर ये डिसाइड करने वाले हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र होती है, इम्यूनिटी होती है ना। चलिए, इसीलिए अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, वो आपके बॉडी के अंदर क्या है वो आपको पता नहीं, वो जांच के बाद पता चलेगा। चलिए आइए, तो क्या है आपको बता दें, तो पहला बोला प्राथमिक अनुक्रिया तीव्र नहीं होती है, एकदम धीमी होती है। पहली बार जब होता है, जब पहली बार वायरस से बैक्टीरिया से लड़ता है हमारी बॉडी, तो वो धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो पहला गलत है। ऑप्शन बी, द्वितीयक अनुक्रिया धीमी होती है। जी नहीं, एक बार जब वो वायरस घुसकर हमारे अंदर हमारे घुसा और हमारी बॉडी जीत लिया, अगर पूरा एकदम बिंदास से जीत लिया, वो दोबारा अगर वो वायरस प्रवेश किया, धड़ाक से उसको अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम अगले बार कैसे मारे थे, इनको डायरेक्ट जाके फिनिश कर देगा। तो द्वितीयक अनुक्रिया फास्ट होती है, प्राथमिक अनुक्रिया धीमी होती है। लेकिन जब ये उल्टा लिख दिया है ना, प्राथमिक अनुक्रिया तीव्र, नहीं, ये गलत बोला। और द्वितीयक अनुक्रिया क्या होता है, फास्ट होती है, लेकिन ये क्या लिखा है, धीमी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में कहते हैं टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र के यादाश्त के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डी में कहता है कि प्रतिरक्षी का उत्पादन टी लसिका के द्वारा किया जाता है। अब आपको बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी में कहा टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र के यादाश्त सिद्धांत मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब कोई बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडी जो है, वो प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया वायरस प्रवेश किया है, और उस बैक्टीरिया वायरस को हमारी बॉडी जब उनको जिस तरीका से मारते हैं, जैसे भी करके उनको अगर मार रहा है, उन सब चीजों को हमारे बॉडी के अंदर एक सेल होता है, उसका मेमोरी सेल उसका नाम है। वो मेमोरी सेल सारे चीजों को याद रखता है। अगर आज ये हमको बीमारी हुआ है और वो बीमारी 10 साल 20 साल बाद अगर होगा, तो हमारी बॉडी उनको मार देगा, क्योंकि हमारी बॉडी वो मेमोरी से उन चीजों को याद रखता है कि अगर मेरे अंदर वो प्रवेश किया हुआ है तो उनको कैसे हम खत्म किए थे 10 साल पहले, उन चीजों को हमारी मेमोरी से याद रखता है। फिर वही रूल अपनाता है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, फिर उस बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देता है। मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर
बैक्टीरिया वायरस जो है, यानी ये सब जो चीजें काम करती है वो किसके आधार पर काम करती है? ये टीकाकरण हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र हुआ, ये किनके सिद्धांत पर करता है? तो यादाश्त के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये बात समझे, याद रखिएगा। तो वो हम आपको बताएं। तो टीकाकरण से क्या होता है? तो टीकाकरण से जब हम लोगों को वैक्सीनेशन क्या आता है, मतलब वैक्सीन दिया जाता है, तो वो वैक्सीन में क्या होता है कि वो वैक्सीन में हमारे अंदर या तो फिर वो वायरस का डीएनए रहेगा, मरा हुआ वायरस का डीएनए, या तो फिर वो मरा हुआ वायरस रहेगा, वो हमारे अंदर गया। हमारी एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे अब वो लड़ेगा। जब उनसे वो लड़ेंगे, क्योंकि वो तो डेड पहले से ही है, लेकिन हमारे बॉडी को थोड़ा पता है कि वो डेड है, वो उनको मारने के लिए पूरा एकदम लग जाएगा और उसको पूरा एकदम जो है मार कर, मतलब उनको ऑलरेडी वो तो डेड है, वो मतलब वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उससे पूरा लड़ेगा, लड़कर फिर उसको निष्क्रिय कर खत्म कर देगा, है ना। तो इन चीजों को जब उन्होंने उनको मारा, मतलब उन चीजों को इस तरह से खत्म किया उनको, तो ये चीज हमारी मेमोरी सेल याद रखता है। फिर दोबारा जब ओरिजिनल वायरस जब हमारे अंदर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, एंटीबॉडीज है, उनको ये मेमोरी सेल याद रखा है कि हमने कैसे उनको मारे थे। फिर वही चीज उनको फिर फॉलो करेगा, अपनाएगा और फिर उसको खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहां पर जो बोला प्रतिरक्षा उत्पादन जी ने, ये बी सेल करता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट बी। चलिए, तो इनका जो है 9 का सी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। मेरे दोस्त, जो हमारे चैनल से नए बच्चे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आ रहा है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनके भी भविष्य सही हो। ये नहीं कि आप ही केवल इनका फायदा उठा पाए, उनके लिए भी जरूरी है। आप शेयर करते रहिए, ठीक है। आपके लिए सारे वीडियो जो चीजें हैं वो हर चीज आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर अब 10 का बात करें। 10 नंबर में क्या कहते हैं? पराग कण निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? कहता है पोलन ग्रेन रिफरजेंट्स, मतलब कहता है कि परागकण। तो परागकण जो है वो किनका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मेल गैमेटोफाइट का, ऑप्शन बी फीमेल गैमेटोफाइट का, ऑप्शन सी बोथ, और डी नंबर ऑप्शन कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, मतलब ए और बी इनमें से कोई नहीं। अब आपको हम बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा। परागकण जो है ये नर युग्मक है, मतलब ये मेल गेमिट है ये। तो मेल गेमिट जो है वो कहां से होते हैं? तो इनका निर्माण होता है मेल गैमेटोफाइट से, है ना, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब यहां पर हम मेल गैमेटोफाइट को एक शब्द में बोल सकते हैं, तो परागकोश, मतलब पूरी पुंकेसर का बात करें, ये हुआ। तो ये हो जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो परागकोश, देखिए यहां पर आपको 2 दिख रहा होगा जी, नहीं ये 2 नहीं, यहाँ 4 है। देखिए ये 2 है और फिर उसके पीछे भी 2 है, ये 4 रहता है, ठीक। देखिए इसमें भरा पड़ा रहता है परागकण, ठीक है। तो परागकण मेल गैमेट है और ये पूरे का अगर पार्ट बोल सकते हैं इसको, तो इसे आप एंथर बोलते हैं। एंथर मतलब परागकोश, परागकोश कहते हैं, ठीक है। और इसी परागकोश को आप बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। तो अगर मेल गैमेटोफाइट मतलब इसके अंदर जो परागकण रहते हैं, ये परागकण, ये परागकण। अब परागकण जो है, परागकण को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो ये परागकण जो दिख रहा है, ये परागकण ही मेल गैमेटोफाइट है, परागकण ही मेल गैमेटोफाइट है। तो आंसर हो गया परागकोश। परागकोश के अंदर क्या रहेगा? परागकण जो है वो खुद मेल गैमेटोफाइट है। तो फिर आगे चलकर इस परागकण से 2 नरयुग्मक का निर्माण होगा। इस परागकण से क्या होगा? कितने नरयुग्मक का? 2 नरयुग्मक का इसमें निर्माण होगा, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा तो 10 का ए नंबर, मतलब नर युग्मोद भव, ये विद कहते हैं इसको, नर युग्मोद विद। तो 10 का ए नंबर हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11 नंबर में क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सा डीम वाहिनी का भाग नहीं है? डीम वाहिनी का भाग मतलब फेलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग नहीं है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा चित्र बनाना होगा।
देखिए ये फिलिपियन ट्यूब है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, समझते चले जाइए। देखिए इधर भी होगा फिलिपियन ट्यूब, दोनों तरफ रहेगा। ये वाला पार्ट यहां, ये जो हो गया वेजाइना, इसके ठीक ऊपर जो है, ऊपर वाले भाग को, इसको सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो ये पूरे तो फिलिपियन ट्यूब हुआ। फिलिपियन ट्यूब का भी यहाँ पार्ट में नाम होता है। ये पूरे तो क्या हो गया, फिलिपियन ट्यूब, इसका भी नाम होता है। जैसे इसका नाम क्या है, फिमरी। फिमरी, ठीक है। इससे ठीक ऊपर ये वाला भाग, यहां पर है ना, ये अंगुली तरफ फिमरी हो गया। इससे ठीक थोड़ा सा ऊपर, इसका नाम है एम्पुला। ठीक इससे पहले इसका नाम है इस्थेमस। इस्थेमस या एम्पुला हो गया, ठीक है। और ये वाला जो भाग होते हैं, इसको ये वाला जो भाग होता है, ये जो फुला हुआ रहेगा, इसी का नाम है इनफुंडिबुलम, ये इसका नाम है, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है, पहला ये पूरे टो हो गया अंडवाहिनी, ठीक है, जिसको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, पूरे टो पाइप। कहता है कि निम्न में से कौन सा डिवाहिनी का भाग नहीं है, ऑप्शन ए में इस्थेमस। इस्थेमस तो अंडवाहिनी का भाग है, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, फिलिपियन ट्यूब का भाग है। ऑप्शन बी एम्पुला, ये भी इसी का भाग है। ऑप्शन डी कीपक, मतलब इनफुंडिबुलम, ये इसको कीपक कहते हैं, कीपक इसी का नाम है, ठीक है। और ऑप्शन डी में कहते हैं सर्विक्स, यहां है सर्विक्स। तो ये सर्विक्स तो गर्भाशय का भाग है और ये तो अलग है। तो इसमें वही कह रहा था कि निम्न कौन सा डिवाइनी का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो सर्विक्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर में, 12 में कहता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। तो आपको बता दें, कहता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। कहां पर है ये, लखनऊ में, याद रखिएगा। ये कहां है, बोले लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो लखनऊ में। ऑप्शन ए में दिल्ली दिया, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में रांची। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, सुनिए केवल, इसको समझ जाइएगा। यदि एक जोड़े की 5 लड़कियां हैं, कहता है कि एक कपल है तो जिनका 5 बेटी है, तो छठे बच्चे, जो छठा बच्चा होने वाला है, मतलब होगा उनका जब, तो छठे बच्चे के लड़की होने की प्रतिशत संभावना कितनी होगी। मतलब ये कह रहा है कि एक कपल है, मतलब एक कपल है, कपल का मतलब लड़का लड़की का जोड़ी, तो उसकी 5 बच्ची है, 5 लड़की उनको हुआ है, तो छठा जो लड़की होगी उसकी कितनी संभावना हो सकती है। तो जाहिर सी बात है 50% मानेंगे कि लड़का है, तो फिर लड़की, तो 50% मान सकते। कितना, 50। तो इनके ये मानने के पीछे रीजन वो अलग है, मानने के रीजन अलग है। आप केवल इनको ध्यान में रखिए, 50% रीजन मानने के अलग क्या है, किन वजह से इसको आप मान सकते हैं, तो वो हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए जो मेल है, हम लोगों में जो मेल है, तो मेल का सेक्स प्रोग्राम क्या होता है, XY। और जो फीमेल है, फीमेल में जो सेक्स प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, XX, ठीक है। चलिए इसका गैमीट नहीं बनेगा,
तो एक्स वाई रह जाएगा, इसका लिमिट बनेगा, बिल्कुल बनेगा एक्स। अब आप ये जान लीजिए, अब जब इनसे जब एक बार एक्स क्रोमोसोम से इसको क्या होगा एक्स एक्स, फिर इनको एक बार इनसे करेंगे तो क्या होगा एक्स और वाई। अब ये क्या हो जाएगा लड़की और ये क्या हो जाएगा लड़का। तो अब आप हमको समझाइए कि ये और ये, तो ये 50% रहा और ये भी तो 50% ही रहा ना, इसीलिए 50% का संभावना रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 का बी, 13 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, लैक प्रचालक का सिद्धांत में से किसके द्वारा दिया गया था। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस नाम याद रखना होगा, है ना। तो लैक प्रचालक का सिद्धांत दिया था जैकब और मोनार्ड ने। किसने? जैकब और मोनार्ड ने, ठीक है। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जैकब और मोनार्ड। ये कुछ कर नहीं सकते, इन्होंने दिया, बस याद रखना पड़ेगा आपको, जैकब मोनार्ड ने, ठीक है। किसने? जैकब और मोनार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं कि डीएनए प्रतिकृतियां, मतलब कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। जी बिल्कुल है। तो इस प्रयोगिक के रूप में सिद्ध किया था किसने? तो आपको बता दीजिए, ये जो अर्ध संरक्षी जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो दर्शाया था किसने? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और सॉरी, सवाल क्या कह रहे हैं कि डीएनए प्रतिकृतिकरण का अर्ध संरक्षी प्रक्रिया, इससे प्रायोगिक रूप से हाँ दिया था। ये जो सिद्धांत जो दिया था वो सिद्धांत किसने? सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दिया था वाटसन और क्रिक ने। लेकिन इसको प्रयोग के रूप में सिद्ध किसने किया? इसको सिद्ध जो प्रयोग के रूप में जो सिद्ध किया वो अलग वैज्ञानिक थे। और ये चीजों को दिया किसने? सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो नाम दिया वो किसने दिया? वो दिया वाटसन और क्रिक ने। लेकिन इनको सिद्ध किसने किया? तो इनको सिद्ध करने वाले जो था वो था मेसल्स और स्थल, मेसल और स्थल। तो आपको बता दें कि ये सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जो डीएनए है, यानी क्या अर्ध संरक्षी रेप्लिकेशन ऑफ जो डीएनए है उसको सिद्ध जो मतलब उनको प्रायोगिक के रूप में जो सिद्ध किया वो मेसल्स और स्थल ने किया था, ठीक है। तो इसका जो 15 नंबर जो होगा, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 15 का डी, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका नाम किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। आपको बता दी क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 16 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में किस मामले में अनुवांशिकी तथा प्रारूपी अनुपात समान होगा। ऑप्शन ए में दिया है बहु एलीलता, ऑप्शन बी में कोडोमिनेंस मतलब स्वप्रभाविता, ऑप्शन सी में दिया मिथ्या प्रभाविता स्यूडो डोमिनेंस, और डी नंबर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता। आपको हम बता दें, यहां जो इन्होंने ऑप्शन दिया आनुवांशिकी तथा प्रारूपी अनुपात, मतलब कहता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो कि समान कहां किसका होता है। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो को डोमिनेंस का भी होता है, स्वप्रभाविता का भी होता है, और यहाँ ऑप्शन अपूर्ण प्रभाविता भी दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी होता है, दोनों का होता है। तो मतलब स्वप्रभाविता का भी होता है और अपूर्ण प्रभाविता का भी होता है। इसलिए हम बोले थे आपको जैक बोर्ड इज पगला बोर्ड, आपको इसीलिए बोले थे क्योंकि ये देखिए क्या क्या है कि दोनों दे दिया, आप दोनों का सेम होता है। आप अगर पढ़े हैं तो आपको बताते हैं उनका भी दोनों का सेम टू सेम, आपको लिख देते हैं हम क्रॉस करके, तो यहाँ में टाइम लग जाएगा ज्यादा, लेकिन हम आपको इसका हम अनुपात बता देते हैं। पहले हम कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। तो कोडोमिनेंस इसका भी जो है फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो इसका कितना होता है? तो 1:2:1 ये होता है, और इसका जीनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 ये ऐसा होता है। अब आपको बता दें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। इनका भी क्या होता है? इनका भी पीआर मतलब फिनोटाइपिक रेशियो भी वही 1:2:1 ही होता है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी वही होता है 1:2:1, ठीक है। अगर इन चीजों को आपको ये चीज को सिद्ध करके आपको देखना है तो हम आपको एक वीडियो में अलग से आपको बना के दिखा देंगे, दे देंगे, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप उनको देख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन मारेंगे? इसमें भी बहुत सारे ऐसे भी टीचर होंगे जो कि आंसर मार दिया होगा किसी एक में। जी नहीं, पहले समझिए इस क्वेश्चन को, गलत है ये, मतलब ऑप्शन दोनों नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन हटाना पड़ेगा यहां से। तो इसीलिए हमने दोनों में टिक मारे हुए हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
यहाँ पर, इसलिए दोनों हमको मिला होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन अब दोनों में दे दिया, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें दोनों होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स और इनकम में मतलब ये हो जाएगा बी नंबर भी इसका आंसर होगा, डी नंबर भी होगा, दोनों का समान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि यदि किसी गुणसूत्र के किन्हीं दो जीन ए और बी के बीच की दूरी बहुत अधिक हो तो इनके बीच की सहलग्नता की शक्ति क्या होगी। देखिए ये क्रोमोसोम है जिसको गुणसूत्र बोल रहे हैं, इसके ऊपर दो जीन है, बहुत दूरी पर है, ये दोनों जीन बहुत दूरी पर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये जीन है दोनों। ठीक है, ए और बी जीन है। वही कह रहा है यदि किसी गुणसूत्र के किन्हीं दो जीन ए और बी के बीच की दूरी बहुत अधिक है तो इनकी बीच संलग्नता, तो आपको बता दें दूरी का संलग्नता शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये खोपड़िया में डाल लीजिए। ठीक है, दूरी का जो है मतलब गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित जो दूरी होती है, जीन का जो बीच की दूरी होगा, उन दूरी का संलग्नता शक्ति क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये बहुत अधिक है तो इनकी संलग्नता शक्ति क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये दूरी है तो उनका कम, ये दूर है तो क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनकी शक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दूरी क्या है तो अधिक हो गया तो कम, और यही जो अगर दोनों नजदीक में रहता तो उनकी शक्ति अधिक हो जाती, लेकिन ये क्या दूरी है तो उनका क्या हो जाएगा, शक्ति क्या होगा, उनका कम हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर दूर रहेगा तो शक्ति तो कम होना ही है, वही फिर नजदीक रहता तो उनकी संलग्नता लिंकेज वाली जो शक्ति है वो क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर दूरी है तो उनका जो शक्ति क्या होगा, कम होगा। ये संलग्नता का मतलब होता है कि जीन कितना हमारे संतान में गया। अनुवांशिकता का मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर से हमारे बच्चे में गुण का जाना, लेकिन ये गुण कितना जा रहा है ये डिपेंड करता है लिंकेज पर, जो चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय स्तर को बनाए रखने में गर्भाशय अंत स्तर, तो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है उसको बनाने में कौन मदद करता है, तो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर बनाने में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित हुआ, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित हुआ, वो फिर ये गर्भाशय का आंतरिक दीवार को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो 18 का बी नंबर, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, फूल की कली से पराग कोष को हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। फूल की कली से मतलब पुष्प में जब पराग कोष को हटाते हैं, तो पुष्प पे जब पराग कोष को हटाते हैं तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं, मतलब इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प से पराग कोष को हटाना मतलब ये कह रहा है, ये पुष्प है, देखिए इस तरह का फ्लावर है और ये परागकोश है, सॉरी ये पुंकेसर हो गया, पुंकेसर अंग्रेजी में स्टामेन, और ये देखिए पूरे, तो ये जो है परागकोश है, परागकोश। अब इस परागकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंथर। अब इस एंथर को हटाएगा, इसको काटकर यहाँ कैंची से काटकर हटा देगा परागकोश को। तो ये परागकोश को काटकर जब हटाया, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो विपुंसन, इसी को अंग्रेजी में इमैस्कुलेशन कहते हैं। या तो फिर इसको प्लास्टिक से इसको बांध देगा, ऐसे बांध देगा तो उसको कैपिंग या बैगिंग कहते हैं। अगर प्लास्टिक से पुष्प को ही बांध देगा, ये कैपिंग या बैगिंग, ये इसलिए करता है ताकि इसमें स्वपरागन मतलब इसमें स्वपरागन की क्रिया इसमें यहाँ पर रुके और हम पर परागन अपने अनुसार से करवाएं। ठीक है, चलिए तो इसलिए ऐसा वैज्ञानिक करते हैं। चलिए तो आपको हम बता दिए, तो बोले कि पराग उसको काट कर जब हटाएगा तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको विपुंसन इमैस्कुलेशन कहते हैं। हाँ, तो 19 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर, इमैस्कुलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा।
कहता है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ का एक मापदंड नहीं है। सवाल दिया आपको, ये भी एकदम पूरा मतलब ऐसा खतरनाक क्वेश्चन घुमा फिरा दिया ना तो खोपड़ी खुल जाएगा इसका। क्या कहते हैं, कहते निम्न कौन सा आनुवंशिक पदार्थ का एक मापदंड नहीं है। आप केवल ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए, इनमें अपनी प्रकृति को बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन बी, इनमें धीमी गति से बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। ऑप्शन सी, इसे रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे पूर्ण रूपेण अस्थिर होना चाहिए। अब आपको बता दें कि कहता है कि इनमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ का एक मापदंड नहीं है। कौन सा नहीं है? आप पहला नंबर ऑप्शन है, इनमें अपनी प्रकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल है और है भी, ये सही है। इनमें धीमी गति से बदलाव की गुंजाइश होनी, जी बिल्कुल है, धीमी गति से ही होती है। ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ऑप्शन डी, इसे पूर्ण रूपेण अस्थिर होना चाहिए। मतलब कहता है क्या कि इसको बोल रहा है कि अस्थिर मतलब बिल्कुल इसको क्या हो जाना, अस्थिर। जी नहीं, ये गलत बात है। पूर्ण रूपेण अस्थिर मतलब बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा, स्थिर नहीं हो, अस्थिर हो जाएगा। मतलब इस तरह, जैसे डीएनए आरएनए से ज्यादा स्थिर है, आरएनए डीएनए से ज्यादा स्थिर है और आरएनए जो है वो कम स्थिर है, इसलिए उसमें जल्दी जल्दी बदलाव होने लगता है। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पर, इसे पूर्ण रूपेण अस्थिर होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहते हैं कि परिपक्वता के समय एक प्रारूपी अनावृतबीजी कोष प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए, 8 न्यूक्लिक और 7 कोशिका, 7 न्यूक्लियस 8 कोशिका, 8 न्यूक्लियस 8 कोशिका, 7 न्यूक्लियस 7 कोशिका। आपको बता दें, एक परिपक्व जो है एक परिपक्वता के समय एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष में, एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिका रहता है? तो इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक, मतलब 8 केंद्रक और 7 कोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि रजोधर्म की समाप्ति क्या कहलाती है? तो ऋतुस्राव जो चक्र होता है, जब पहली बार होता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, मीनाकार, है ना। और जब अंतिम बार 45 से 50 वर्ष की उम्र में जब अंतिम बार ऋतुस्राव होता है तो उस क्रिया को रजोनावृत्ति कहते हैं, है ना, मीनाफॉज। लास्ट बार जब होगा, पहली बार जो होगा जो 12 से 13 साल की उम्र में उसे रजोदर्शन कहते हैं ना, मीनाकार। और जो अंतिम 45 से 50 वर्ष की उम्र में अंतिम बार जब ऋतुस्राव चक्र होगा, लड़की मतलब लड़का नहीं, जब अंतिम बार जब होगा उसी को रजोनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रजोधर्म की समाप्ति क्या कहलाती है? तो रजोनावृत्ति, मीनाफॉज कहलाएगा। तो 22 का ए नंबर। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विसंगति का एक उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। जी नहीं, हीमोफीलिया अनुवांशिक मतलब हमको है, तुम्हारे संतान में इस तरह से जाने वाले हैं। थैलेसीमिया, ये भी नहीं है। फिनाइल कीटोनुरिया, ये भी नहीं है। डाउन सिंड्रोम, जी बिल्कुल। तो गुणसूत्रीय विसंगति मतलब गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो बीमारियां होती है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे को जो मंगोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि उनके जो एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक होता है ऑटोजोम। तो ऑटोजोम में एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाता है। तो मतलब ऐसे शरीर में हम लोगों का 40 क्रोमोसोम रहता है, लेकिन उसका ऑटोजोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसके वजह से तो एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? तो एक बढ़ जाएगा तो 46, एक जगह और बढ़ गया कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो इसमें डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे बहुत कम जीते, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो बोले आपको, तो डाउन सिंड्रोम वो मंदबुद्धि, छोटा नटा उटा रहेगा, गोल, ये जो उसका सिर गोल होगा, गर्दन बहुत छोटा होगा, हथेली सपाट, जी मोटा, मतलब ठीक से बोल भी नहीं पाएगा, है ना, इस तरह का होंगे। तो 23 का हो जाएगा डी नंबर, डाउन सिंड्रोम। 23 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच संकरण को क्या कहते हैं? एक बार फिर से कहता है, आपको सवाल में दिया है कि क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड द अदर ऑफ द पेरेंट
आर नॉन है। वही कह रहा है कि F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच, दोनों में से बोल रहा है किसी एक के बीच, यहाँ पर ये नहीं कर रहा है कि किसी एक का, नहीं, दोनों में आपको एक ये चीज नहीं बोल रहा है कि इसी से क्या बोलो, नहीं, ये माता पिता दोनों में से किसी एक का, मतलब ये कह रहा है आपको कि F1 पीढ़ी का पौधा को मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक से निश्चित नहीं कर रहा है कि एक को करना है, ये कह रहा है कि दोनों में से एक से करना है। निश्चित अगर एक करता तो फिर अलग हो जाता है, दोनों बोल रहा है कि दोनों में से किसी एक को आप चुनिए, एक तो नहीं बोला कि स्पेशल इसी से नहीं, दोनों में से देखिए किसी से। तो इस तरह के क्रॉस जो होता है उसी को बैक क्रॉस करते हैं, जिससे आपको बताए थे कि जब F1 पीढ़ी के पौधे एक बार रिसेसिव के साथ और एक बार मतलब एक बार अप्रभावी के साथ एक बार प्रभावी के साथ कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, तो बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये बैक क्रॉस हो जाएगा, तो 24 नंबर का बी हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा बी, बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहते हैं, 25 में क्या कहते हैं कि एक एंजाइम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सवाल क्या है कि एक एंजाइम के संदर्भ में, एंजाइम के बारे में कुछ बात किया जाएगा, कुछ बात बोला जाएगा, तो उनमें पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है इसी बारे में। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या गया, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जी नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने नहीं होते, उसको बात करेंगे। ऑप्शन बी, राइबोजाइम को छोड़ सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन सी, सभी प्रोटीन एंजाइम है। ऑप्शन डी, कोई भी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, ये दिया है। आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा कि राइबोजाइम को छोड़ सब प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी होगा, 25 का आंसर जो होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा आरएनए एमिनो अम्ल को ट्रांसलेट के द्वारा राइबोसोम में पहुंचता है, तो वो कौन है, तो कहता है निम्न कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को ट्रांसलेट के दौरान राइबोसोम में पहुंचता है, तो कौन है, तो वो है, तो वो कौन है, तो वो ट्रांसफर आरएनए, कौन है वो, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, वो कौन है, ट्रांसफर आरएनए। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या वंशागति इकाई, तो वंशागति इकाई कौन है, जीन है, मतलब वंशागति इकाई कौन है, जीन है। तो 27 का ए नंबर, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं, इसमें क्या अनुवांशिक है कि खंडित जीन में एक्सॉन डायस को एक्सॉन किसको प्रदर्शित करता है, तो ये कोडिंग अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। किसको अनुक्रम करता है, कोडिंग अनुक्रम को, मतलब ये कोडिंग में चलता है, मतलब एक क्रम से लेके चलता है। वही कह रहा है कि खंडित जीन में एक्सॉन जो होते हैं, एक्सॉन डैश को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कोडिंग अनुक्रम को। ठीक है, कोडिंग अनुक्रम को, एक होता है एक्सॉन होता है, ठीक है, और एक और भी रहता है स्ट्रॉन, तो ये कोडिंग क्रम करता है। तो 28 का सी नंबर, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहते हैं कि आनुवांशिक कूट अपह्रासित कूट भी कहा जाता है। हम कहता है कि द जेनेटिक कोड इज द डिजेनरेटेड बिकॉज, वही कह रहा है आपको, आनुवांशिक कूट अपह्रासित कूट भी कहे जाते हैं, क्योंकि क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, एक अमीनो अम्ल के लिए केवल एक प्रकूट होता है। ऑप्शन बी, एक अमीनो अम्ल के लिए 2 प्रकूट होते हैं। ऑप्शन सी, एक अमीनो अम्ल से अधिक प्रकूटों द्वारा कुटित हो सकते हैं। ऑप्शन डी, एक प्रकूट एक से अधिक अमीनों को कुटित कर सकते हैं। आपको बता दें इसका ये हो जाएगा कि एक अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूटों द्वारा कुटित हो सकते हैं, तो सी नंबर इसका आंसर होगा। 29 का आंसर क्या होगा, सी। कहता है कि एक अमीनो अम्ल जो है ना वो क्या कहता है, एक से अधिक कूट के द्वारा वो कुटित रहते हैं, कोड के द्वारा कोडित होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में आंसर में क्या बोलेंगे, जरा देखो क्वेश्चन सुन लेते हैं। कहता है कि एक गुणसूत्र 2 धागों से मिलकर बना होता है, जो कहलाता है, कहता है क्या कि एक गुणसूत्र 2 धागों से मिलकर बना होता है, जो कहलाता है। आप इस तरह से समझिए पहले थोड़ा सा, देखिए ये गुणसूत्र है, अब इसके अंदर 2 धागा रहेगा इस तरह का, इसके अंदर ये धागा, मतलब ये आपको हम ऐसे DNA की तरह बता दिए,
इस तरह का धागा रहता है, ऐसे 2 धागा रहता है इसे, इसके अंदर में से। ये धागा का क्या नाम है? तो आपको बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा। ये धागा में अगर यहाँ पर अगर यहाँ सेंट्रोमियर हो गया, मतलब दोनों जिसमें जुड़ते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर हो गया तो ये सेंट्रोमियर से ये 2 टुकड़ा हो जाता है, तो ये सेंट्रोमियर के बाद ये दोनों टुकड़ा कहलाएगा क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर के वजह से ये दोनों टुकड़ा क्या कहलाएगा? तो क्रोमेटिड कहलाएगा। लेकिन ये पूरे को धागे को क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। इसको पूरे को क्या कहते हैं? तो क्रोमोनीमेटा कहते हैं। तो 30 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। पूरे धागे को क्या कहते हैं? क्रोमोनीमेटा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। आइए ध्यान दीजिए, 31 नंबर में क्या कहते हैं? किसी डीएनए में मौजूद 2 नाइट्रोजन युक्त क्षार के मध्य पाए जाने वाले बंधन को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि डीएनए में जो 2 क्षार जो आपस में जुड़ा रहता है वो हाइड्रोजन बंधन से। कौन सा बंधन से? हाइड्रोजन। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन बंधन से। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? 32 में कहता है कि डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक्करण में कौन सा उत्प्रेरक यानी कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो उसका नाम है हेलिकेज। इसमें कुछ नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि डीएनए को जब रेप्लिकेशन के समय जब डीएनए का दोनों हेलिक्स खुलते हैं ना, तो ये पृथक्करण करने में जो मदद करते हैं वो हेलिकेज करते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या कहते हैं कि डीएनए की प्रकृति की ध्रुवता में होती है। आपको पहले भी बताया थी ये क्वेश्चन। तो डीएनए में जो रेप्लिकेशन किससे होता है? तो इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो होगा क्या? 5' से 3' की ओर, 5 से 3' की ओर होता है, 5 से 3' की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में क्या कहता है? किसी डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन युक्त क्षार और शर्करा अणु के मध्य पाए जाने वाले बंधन को किस नाम से पुकारा जाता है? कहता है क्या? किसी डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन, क्षार और शर्करा के बीच जो बंधन होगा उस बंधन को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक। क्या कहते हैं उसको? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो 34 का बी, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसाइडिक। आप क्वेश्चन समझिए पहले। डीएनए में अगर क्षार आपस में जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन से, और क्षार डीएनए में क्षार और शर्करा जब जुड़ा रहेगा तो ग्लाइकोसाइडिक बंधन से। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो 35 नंबर में है, आखिरी क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि वह एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। आपको ट्रांसक्रिप्शन बताया तो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी आपको पहला मॉडल सेट में बताए थे। तो वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो मदद करता है, कौन सा एंजाइम करता है? तो उस एंजाइम का भी उसी नाम से है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसका नाम भी उसी रंग से है। क्या नाम है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब 35 का सी नंबर, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि आपका मॉडल सेट ये कंप्लीट कर दिए। इसमें आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे हमारी शक्तियां हमारे अंदर आता है, जुनून बढ़ता है। हम उसको और भी वीडियो को और भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। इनके साथ आप लोगों को बता दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।